हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांसीसी का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री में जो फ्रांसीसी आते हैं भारत में, तो उनका क्या योगदान रहता है और किनसे युद्ध होता है, तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनमें जो फ्रांसीसी आते हैं, तो उनका कंपटीशन जो होता है वो ब्रिटिशर से होता है, पुर्तगाली से होता है, डच से होता है। तो उनमें युद्ध होता है, 3 युद्ध लड़ा जाता है, जिसको कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है। और ये युद्ध क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अगर व्यू से देखें तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूरी वीडियो को देखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, 1450 सब्सक्राइब पूरा करने में ये आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वीडियो देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कर्नाटक का युद्ध। तो इससे पहले हम लोग कर्नाटक का युद्ध देखें तो थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इनका जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, तो ये युद्ध 3 बार हुआ था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये युद्ध कितनी बार? 3 बार हुआ था। सेंट थोमे का युद्ध, पहला जो युद्ध होता है सेंट थोमे का युद्ध, ये 1746 से 1748। और रीजन क्या था कि ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण हुआ था। ये युद्ध समाप्त होता है ए ला सपल संधि के द्वारा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो दूसरा युद्ध होता है अंबूर का युद्ध, ये 1749 से 1754 तक ये होता है। तो इसका रीजन जो है कर्नाटक और हैदराबाद की जो उत्तराधिकारी होता है उनके कारण होता है। और संधि होता है पांडिचेरी संधि से ये युद्ध को समाप्त किया जाता है। तीसरा युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1756 से 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस युद्ध को पेरिस की संधि से इसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको देख लेते हैं। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, तो देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हम लोग 1746 से 1748 के बीच में इसको देखते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। जब यूरोप में एक ऑस्ट्रिया देश है, उसमें उत्तराधिकारी बनने को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। यूरोप के ऑस्ट्रिया देश में उत्तराधिकारी बनने के लिए एक युद्ध छिड़ जाता है। तो फ्रांस व ब्रिटेन, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों चाहते थे कि उनके मन मुताबिक क्या बने, वो उत्तराधिकारी बने। किस देश में? ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रिया के जो मन मुताबिक उत्तराधिकारी बनना चाहिए, वो किसके मन मुताबिक? फ्रांस और ब्रिटेन के। इसके बाद 1740 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है इन्हीं बीच को, क्योंकि ये फ्रांस चाहता था कि मैं जिसको चुनूं वो उत्तराधिकारी बने और ब्रिटेन जिसको चाहता था वो बने। लेकिन इसी बीच क्या होता है, 1740 में एक विवाद उत्पन्न होता है। और देखिए 1740 में उत्पन्न हुआ है ये विवाद, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक का युद्ध, प्रथम युद्ध देखेंगे तो 46 से 48 के बीच में है, यानी 6 साल पहले। ठीक है, उस समय भारत के मद्रास में ये अंग्रेज गवर्नर कौन था? निकोलस मार्स। और पांडिचेरी में, ये मद्रास में, और पांडिचेरी की बात करें, पांडिचेरी में ये फ्रांस का गवर्नर था। कौन था? फ्रांस का गवर्नर डुप्ले था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब? कर्नाटक के प्रथम युद्ध के टाइम में अंग्रेज का गवर्नर कौन था? निकोलस मार्स था। और पांडिचेरी में फ्रांस का गवर्नर था ये डुप्ले। ये निकोलस मार्स ब्रिटिश था, अंग्रेज था। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये सब पता चलने के बाद डुप्ले क्या होता है, वो शांति बनाए रखने के लिए कर्नाटक के शासक जो होता है। लेकिन देखिए ये जो विवाद होता है ना, विवाद तो होता है यूरोप में, लेकिन ये विवाद कहाँ तक पहुंच जाता है? भारत में पहुंच जाता है, जिसे वहां तक ब्रिटेन का जो कमांडर था निकोलस मार्स, वह ब्रिटेन का ये जो विवाद तो भारत में जब पहुंचता है, ये भारत में विवाद उत्पन्न हो जाता है यूरोप के कारण।
तो ब्रिटेन का गवर्नर अपनी जहाज लेकर भारत आता है, किसकी मदद करने के लिए? ये अंग्रेजों की मदद करने के लिए अपनी जहाज लेकर भारत आता है। लेकिन ये सब पता होता है, डुप्ले को ये सब पता होता है, और वो शांति बनाए रखने के लिए कर्नाटक के जो शासक होता है अनावरुद्दीन, कर्नाटक के जो शासक होता है अनावरुद्दीन, और मॉरिशस में बैठे फ्रांसीसी, मॉरिशस में कौन फ्रांसीसी बैठा था? ला बोर्डोनिश की मदद, मतलब देखिए अनावरुद्दीन तो ये कहाँ पर बैठा रहता है? ये कर्नाटक के शासक होता है। और मॉरिशस में कौन फ्रांसीसी बैठा रहता है? ये ला बोर्डोनिस। तो जो डुप्ले था ना, ये फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, ये दो जगह से मदद मांगता है, इससे ला बोर्डोनिस से और ये अनावरुद्दीन से मदद मांगता है। क्यों मदद मांगता है? क्योंकि वो निकोलस मार्स जहाज लेकर पहुंच चुका था भारत में। उस युद्ध को, जो यूरोप में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को भारत में भी वो फ्रांसीसी के ऊपर थोपना चाहते थे, उस युद्ध को लेकर। जब अंग्रेज बर्नेट भारत आता है, अंग्रेज, देखिए बर्नेट ये किसके साथ आया था? निकोलस मार्स के साथ आया था। बर्नेट प्लस मार्स ये भारत आते हैं। तो जब अंग्रेज ये बर्नेट भारत आता है तो फ्रांसीसी के जहाज़ों पर ये कब्जा कर लेता है। ये क्या कर लेता है? फ्रांसीसी के जितनी जहाज होती हैं उस पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद क्या होता है? डुप्लेस और ला बोर्डोनिस कहाँ था? ये था मॉरिशस में था। तो डुप्ले और ला, मैं यहाँ पर केवल ला लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ला ने ये मिलकर मद्रास पर हमला कर देते हैं। कहाँ पर हमला कर देते हैं? मद्रास पर। ये मद्रास पर हमला कर देते हैं। डुप्ले ने मद्रास को जीत लेता है। ये जो डुप्ले है ये मद्रास को जीत लेता है, इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं, ये अंग्रेज बहुत ही होशियार होते हैं। देखिए क्या करते हैं, ये अंग्रेज जो होता है ला को लालच देकर, मतलब पैसों की लालच देकर, इस ला बोर्डोनिस को फिर से मॉरिशस में भेज देते हैं। पैसे देकर मॉरिशस में भेज देते हैं। अब बच गया कौन? डुप्ले क्या हो गया? अकेला बच गया। तो जब डुप्ले अकेला बच गया तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज फिर से हमला बोलते हैं। किस पर? मद्रास पर। तो मद्रास जो जीता था डुप्ले, उसको फिर से ये कब्जा कर लेते हैं। कब्जा कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए अंग्रेज तो फिर से कब्जा कर लिए। अब क्या होता है कि जो मद्रास का शासक होता है अनावरुद्दीन, ठीक है, डुप्ले एक चाल चलता है। वो चाल क्या है? ये डुप्ले जो होता है ना, ये भी कम होशियार नहीं था। ये भी क्या करता है, जो मद्रास के शासक था अनावरुद्दीन, इसको बोलता है कि देख भाई, अगर तू मेरा साथ देगा या बीच में अड़ंगा नहीं लड़ाएगा तो ये जो मद्रास है ना, मैं पहले जो जीता था अंग्रेजों के हाथों से, उस मद्रास को मैं तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। तो मतलब ये मद्रास की लालच दिखाता है, किसको? अनावरुद्दीन को। और डुप्ले दिखाता है, ठीक है, लालच देता है अंग्रेज। और इसको अनावरुद्दीन को ये बोलता है लालच देते टाइम कि जब मैं अंग्रेजों को लड़ने के लिए अब तोपों का इस्तेमाल करूंगा तो इससे क्या होगा कि मेरा जीत जो है ना वो पक्का है। मेरा जीत क्या है? वो पक्का है। डुप्ले बोलता है कि मैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए तोपों का इस्तेमाल करूंगा। अनावरुद्दीन तो भाई खुशी से पागल हो गया कि मद्रास मुझे मिलने वाला है। तो इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करता है, मतलब अनावरुद्दीन वो मान जाता है इस बात को। डुप्ले फिर से आक्रमण करता है अंग्रेजों पर, अपनी सैन्य बल के साथ फिर से आक्रमण करता है और वो पुनः मद्रास को क्या कर लेता है? जीत लेता है। वो पुनः मद्रास को जीत लेता है। जब अनावरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खान को भेजता है, अनावरुद्दीन अपने पुत्र किसको? महफूज खान को भेजता है मद्रास लेने के लिए। तो डुप्ले क्या करता है? मना कर देता है। डुप्ले वो जो उसको लालच दिया था उस चीज से वो मना कर देता है। जब मना कर दिया तो महफूज खान क्या हो गया? गुस्सा हो गया। अनावरुद्दीन भी गुस्सा हो गया। तो अब इन दोनों में लड़ाई हो जाता है। किसमें? महफूज खान में और डुप्ले में। तो महफूज खान, यहाँ पर खान लिखता हूँ, तो महफूज खान और डुप्ले में युद्ध होता है, जिसे अडियार का युद्ध बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध।
युद्ध। इसे ही अडियार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, जब 1748 की बात है कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध समाप्त हो चुका था। जो फ्रांस है वर्सेस ब्रिटेन के बीच युद्ध क्या हुआ था, एंड हो गया था, समाप्त हो गया था। तो भारत में भी एक संधि के द्वारा युद्ध को समाप्त किया जाता है। भारत में भी एक संधि किया जाता है, किनके बीच, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक भारत में भी संधि होता है और इस संधि को ए ला शापल संधि, ए ला शापल संधि बोला जाता है। क्या, ए ला शापल संधि बोला जाता है। तो देखिए, युद्ध का क्या नाम जाना जाता है, सेंट थोमे का युद्ध। जो संधि होता है किसके बीच, फ्रांसीसी के बीच और अंग्रेजों के बीच, इस संधि को बोला जाता है ए ला शापल संधि। ठीक है, यह संधि में यह कहा गया कि जिसका जो पहले था उसका वही रहेगा, यानी जीता हुआ भाग वो लौटाया जाएगा। संधि में देखिए क्या हुआ, मद्रास को कौन जीता था, मद्रास को डुप्ले जीता था। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। मतलब युद्ध तो लड़ा जाता है, पहले शुरुआत में कोई ब्रिटिश होते हैं, वो उस मद्रास को जीतते हैं, फिर उस मद्रास को कौन जीतता है, ये डुप्ले जीतता है। तो बाद में क्या होता है, ये संधि के द्वारा ये बोला जाता है कि जो जिसका पहले था उसको लौटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता युद्ध का। लेकिन फ्रांसीसी डुप्ले को एक फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि अब वो भारत के शासकों से युद्ध करके भारत के जो बहुसंख्यक सैनिक है उसको हराया जा सकता है। इसको मतलब अंदाजा मिल गया डुप्ले को ये अंदाजा मिला कि भारत में अगर हम भारत के अगर शासक के साथ लड़ते हैं, शासक के साथ, क्योंकि अनारुद्दीन से उसने वो लड़ा था, तो अगर वो युद्ध करता है भारत के शासक के साथ, तो उस युद्ध में भारत के जो शासक उसके सैनिक हैं उस सैनिकों को हराया जा सकता है। ये इसके दिमाग में ये चल रहा था, मतलब इस युद्ध से इसको ये लाभ दिख रहा था। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे फ्रांसीसी भारत के आंतरिक राजनीति में क्या करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे। मतलब जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी, उनको ये अंदाजा मिल गया था कि भारत के जो सैनिक हैं, भारत के शासकों के पास जो सैनिक हैं, उस सैनिकों को हम हरा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो डुप्ले था वो भारत के राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में वो अपना हाथ डालने लगा। तो ऐसे करते करते वो मतलब भारत पर ऐसे कब्जा करने लगे। तो ये हो गया, हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध देख लिए। अब आगे देखेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध, जो कि 1749 से 54 तक का ये इसका टाइम पीरियड है। ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो होता है ना, ये भी एक उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो जाता है। ये उत्तराधिकारी जो होता है कर्नाटक का, इसमें हैदराबाद का जो निजाम होता है, पहले चलिए हम आपको पहले शुरू से बताता हूँ। देखिए, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो मुगलों का जो पकड़ था भारत में वो क्या होता है, कमजोर होने लगता है। मुगलों का जो पकड़ था भारत में वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और उस मुगल शासक से हैदराबाद, जिसमें हैदराबाद का जो निजाम होता है, निजाम, इसका नाम था निजाम उल मुल्क की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, हैदराबाद में जो निजाम उल मुल्क ने मुगल से क्या होकर ये अलग हो जाता है। देखिए, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो धीरे धीरे मुगलों का जो भारत पे पकड़ होता है वो कमजोर होने लगता है। और उस मुगल से अलग होकर निजाम उल मुल्क ने ये अलग अपना स्वतंत्र रियासत घोषित कर लेता है, जिसका नाम क्या होता है, हैदराबाद। तो हैदराबाद की जो रियासत की स्थापना है निजाम उल मुल्क करता है। ये स्थापना कौन करता है, निजाम उल मुल्क करता है, ठीक है। तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है मुगल से अलग होकर। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो पुत्र होता है, इसका मृत्यु होने के बाद इसके दो पुत्र होते हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो इसके दो पुत्र होते हैं। अब यही जो दो पुत्र होते हैं यही विवाद का कारण बनते हैं, क्योंकि अब हैदराबाद की जो रियासत है उस पर उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इन दोनों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। इसी चीज को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है उत्तराधिकारी को लेकर, ठीक है। यही कारण है कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो होता है इन्हीं दोनों के कारण होता है।
और हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी बनने को लेकर इनमें विवाद हो जाता है। देखिए निजाम उल मुल्क जो था ना, निजाम उल मुल्क के बाद नासिर जंग और मुजफ्फर जंग ने अपने आप को हैदराबाद का ये क्या निजाम घोषित कर लेते हैं, निजाम घोषित कर लेते हैं। और यही निजाम घोषित का यही विवाद उत्पन्न हो जाता है। उस समय कर्नाटक का जो नवाब था, कर्नाटक का नवाब कौन था? दोस्त अली, दोस्त अली, इसकी मृत्यु हो जाती है। कर्नाटक का जो नवाब अली था इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद कर्नाटक का जो अगला नवाब बनता है वो बनता है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन बनता है। लेकिन दोस्त अली खां का जो दामाद होता है, दामाद की बात कर रहा हूँ, ये दोस्त अली खां का, इसका जो दामाद होता है चांदा साहब, चांदा साहब, अब ये कर्नाटक की रियासत पर उत्तराधिकारी बनना चाहता था, जबकि अनवरुद्दीन बना हुआ था। तो अब इन दोनों में ये झगड़ा का एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। अपने आप को ये दोनों भी नवाब घोषित कर लेते हैं। यही कारण होता है कि इनमें एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, और ये हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कर्नाटक का और हैदराबाद का। देखिए जबकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों में कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद जो उनकी दुश्मनी थी वो समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि वो फ्रांसीसी और ब्रिटेन में उनका युद्ध जो संधि हुआ था ए ला सापल का, उस संधि में वो अपना युद्ध को समाप्त कर लिए थे और अपने अपने बिजनेस में ध्यान देने लगे। लेकिन क्या हो गया, अब ये देखते हैं कि ये भारत की जो आंतरिक मामला है, पॉलिटिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी जो होते हैं ना, इनको पता चल गया था कि भारत के शासकों का जो सैनिक है इनसे हम लड़ सकते हैं, तो वो क्या करने लगे, आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे, उंगली करने लगे। तो हैदराबाद में जो नासिर जंग था, अंग्रेज के लिए मदद करने को कहता है, अंग्रेज से ये मदद करने है। ये नासिर जंग जो था ये अंग्रेज से मदद के लिए जाता है, मदद करने के लिए बोलता है। और मुजफ्फर जंग ये फ्रांसीसियों के पास जाता है, फ्रांसीसियों के पास जाता है, मदद मांगता है। और इधर कर्नाटक में फ्रांसीसी ने डुप्ले चांदा साहब, जो चांदा साहब होते हैं, उनको मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है कि कर्नाटक के जो नवाब बनने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी हैदराबाद पर हमला करने के लिए। तो ये कर्नाटक का जो चांदा साहब है जाकर डुप्ले से ये मदद मांगता है। तो ऐसे में देखा जाए कि डुप्ले और चांदा साहब ने मिलकर, देखिए डुप्ले और प्लस चांदा, ये दोनों मिलकर अनवरुद्दीन पर हमला कर देते हैं, अनवरुद्दीन पर ये हमला कर देते हैं। और ये युद्ध जो हमला करते हैं, युद्ध कर देते हैं, ये युद्ध अंबुर का युद्ध कहलाता है, अंबुर का युद्ध कहलाता है। देखिए यही युद्ध जो होता है ना, कर्नाटक का जो सेकेंड युद्ध है इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो कर्नाटक का जो सेकेंड युद्ध है इसकी क्या होता है, ये शुरुआत इसकी मानी जाती है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। अनवरुद्दीन क्या होता है, मारा जाता है। लेकिन इसका जो पुत्र होता है, अनवरुद्दीन तो मारा गया, इसका पुत्र जो होता है क्या नाम होता है, मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली डुप्ले और चांदा साहब, जो चांदा साहब था उसके डर से ये भाग जाता, और ये भाग कर त्रिचन्नापल्ली भाग जाता है। जगह का नाम है त्रिचन्नापल्ली, उस जगह पर ये भाग जाता है। इस युद्ध में तो अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फिर कर्नाटक के जो नवाब बनता है वो चांदा साहब को बनाया जाता है। कौन बनाता है, डुप्ले बनाता है। तो कर्नाटक का जो अगला नवाब बनता है, नाटक का नवाब ये कौन बनता है, चांदा साहब बनता है। और ये चांदा साहब जो होता है ना, ये डुप्ले को खुश होकर बहुत सारे गांव गिफ्ट किया था, गांव को ये गिफ्ट में दिया था, किसको, डुप्ले को। और यही डुप्ले यहाँ से अपनी बिजनेस बढ़ाता है, व्यापार करता है, गांव गिफ्ट कर। ये सब देखने के बाद अंग्रेजों में भी क्या होता है, और लालच जाग जाता है। तो अंग्रेजों ने हैदराबाद में जो नासिरगंज को अपना समर्थन देते हैं, नासिर जंग को,
नासिर जंग को क्या करते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, और फ्रांसीसियों ने भी मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन देते हैं। तो फ्रांसीसी किसको देते हैं, मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन देते हैं। लेकिन हैदराबाद में क्या होता है, हैदराबाद में ये नासिर जंग मारा जाता है, युद्ध में मारा जाता है। हैदराबाद का जो अगला नवाब बनता है डुप्ले ने अपने साथी किसको बनाता है, देखिए अब डुप्ले क्या करता है, अपना एक साथी भेजता है हैदराबाद का नवाब बनाने के लिए, किसको, मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने के लिए अपना जो साथी होता है बुस्सी, उसको भेजता है हैदराबाद में। लेकिन बुस्सी जो होता है ना, ये मुजफ्फर जंग को पसंद नहीं करता है, तो वो जाकर क्या करता है, मुजफ्फर जंग को मार देता है। मुजफ्फर जंग को मारने के बाद ये खुद नवाब बन जाता है। कहाँ का नवाब बनता है, ये हैदराबाद का ये नवाब बन जाता है। इसके बाद जो हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रांसीसियों का जो पलड़ा होता है वो काफ़ी भारी हो जाता है, क्योंकि मुजफ्फर जंग भी मारा गया, नासिर जंग भी मारा गया। तो फ्रांसीसी क्या होते हैं, फ्रांसीसी का जो पलड़ा होता है ना, पलड़ा काफ़ी भारी हो जाता है, हर जगह ये भारी हो जाता है, हर जगह ये छा जाते हैं। अब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। कर्नाटक का नवाब किसको बनाना चाहते थे, मोहम्मद अली को। ये मोहम्मद अली अनबरुद्दीन का ये क्या था, पुत्र था। तो कर्नाटक का नवाब है, इसको बनाना चाहते थे। उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर कौन था, सैंडर्स था। सैंडर्स का नाम आपने बहुत सुना होगा, सैंडर्स और क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, सैंडर्स और रॉबर्ट क्लाइव था। तो अंग्रेज क्या करते थे, मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। इसके बाद क्लाइव ने सेनापति बनकर कर्नाटक के राजधानी अर्काट का घेरा कर देता है। कर्नाटक की जो राजधानी होती है अर्काट, इसका क्या कर देता है, घेरा कर देता है। कौन जाता है, क्लाइव जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जाता है, कर्नाटक का जो राजधानी अर्काट उसको घेरा कर देता है। क्योंकि उस समय जो था डुप्ले और चांदा अपनी सेना लेकर त्रिचन्नापल्ली गए होते हैं, किसको मारने के लिए, मोहम्मद अली को। क्योंकि मोहम्मद अली तो वो भाग कर चला जाता है, चांदा साहब से और फ्रांसीसियों के डर से भाग जाता है त्रिचन्नापल्ली। और यही मोहम्मद अली को अंग्रेज क्या करना चाहते थे, कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये जो अर्काट का घेरा क्यों करते हैं अंग्रेज, क्योंकि ये जो मोहम्मद अली को मारने के लिए डुप्ले और चांदा ये कहाँ जाते हैं, मोहम्मद अली को मारने के लिए त्रिचन्नापल्ली जाते हैं। और यही त्रिचन्नापल्ली मारने के लिए जाते हैं, यही कर्नाटक की जो राजधानी होता है उसी को घेरा कर देते हैं, घेरा बना देते हैं। अंग्रेज क्लाइव था, वो घेरा बना देता है। जब चांदा साहब ने त्रिचन्नापल्ली को छोड़कर राजधानी अर्काट आता है तो अंग्रेजों से क्या हो जाता है, हार जाता है। कौन हारता है, चांदा साहब, ये अंग्रेजों से ये हार जाता है, इस प्रकार जो कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो कर्नाटक पर किसका अधिकार होता है, कर्नाटक पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और कर्नाटक के नवाब जो होता है वो मोहम्मद अली को बना देते हैं। तो ये अंग्रेज जो होते हैं नवाब किसको बनाते हैं, नवाब मोहम्मद अली को नवाब बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यह सब युद्ध देखने के बाद यूरोपी फ्रांसीसी कंपनी ने, जो फ्रांसीसी कंपनी थे, ये सब युद्ध देखने के बाद भारत में युद्ध चल रहा है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। तो जो फ्रांसीसी कंपनी वो डुप्ले को वापस बुला लेता है कि आजा भाई, तू बहुत झगड़ा कर लिया, बहुत युद्ध कर लिया, अब तू डुप्ले तू फ्रांस आ। और अगला डुप्ले की जगह किसको गवर्नर बनाकर भेजते हैं, इसके जगह भेजते हैं गोडेहू को गवर्नर बनाकर भेजते हैं। ये गोडहू के आने के बाद अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर लेता है। ये गोडहू क्या करता है, अंग्रेजों से संधि करता है, क्योंकि इसको वो निर्देश देकर भेजा गया था कि आप जाइए, भारत में कोई भी ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए अंग्रेजों के बीच, आप अपना केवल बिजनेस पर ध्यान दीजिए। तो ये आता है तो पांडिचेरी का एक संधि करता है। उस संधि में ये प्रस्ताव दिया जाता है, कहा गया है कि आज के बाद भारत के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे अंग्रेज हो चाहे फ्रांसीसी हो।
तो चाहे अंग्रेज चाहे फ्रांसीसी, ये कोई हस्तक्षेप हस्तक्षेप भारत के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कर्नाटक का सेकेंड युद्ध समाप्त होता है। तो सेकेंड युद्ध में पांडिचेरी की संधि होता है, और इसका जो मेन रीजन होता है, जैसा कि मैंने आपको एक चार्ट में दिखाया था, देखेंगे तो कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी को लेकर ये युद्ध हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक के तीसरा युद्ध। ठीक है, ये लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, हेडिंग है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। इसका जो कारण था ना, वो यूरोप में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच विवाद हुआ था। जर्मनी को पहले पर्सिया बोला जाता था। तो ऑस्ट्रिया वर्सेस जर्मनी, तो इनका जो झगड़ा का जो मेन रीजन था, वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच ये विवाद हुआ था। देखिए, ये कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इनमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो पहले तो ग्रेट ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन प्लस जर्मनी, पुर्तगाल और भी इसके मित्र देश थे। ठीक है, ये तो ये एक साइड थे। अब आता है कि फ्रांस के साथ अलग कौन कौन था? फ्रांस था, स्पेन था, ऑस्ट्रिया था, क्योंकि ये भी उत्तराधिकारी को लेकर ही विवाद उत्पन्न हुआ था। रूस था, स्वीडन था, और भी मित्र देश थे। ठीक है, देखिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो समर्थन था वो कौन करता था? फ्रांस करता था, और जर्मनी का समर्थन ब्रिटेन करता था। ये 7 सालों तक युद्ध चला, 7 साल तक ये युद्ध चलता है, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध इसको बोला जाता है। पहले से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच विवाद का कारण क्या था? फ्रांस से काउंटर डी लाली को भारत भेजा गया, और भारत में बैठे, लिख ही देता हूँ आपको तभी समझ आएगा। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच पहले तो विवाद था, ये हम सबको पहले भी पता है, क्योंकि प्रथम युद्ध हुआ था, सेकेंड युद्ध हुआ था, तो उसमें दोनों के बीच है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ही हुआ था। तो इसमें जो विवाद के कारण ये था कि फ्रांस का जो काउंटर डी लाली था, काउंटर डी लाली, इसको भारत भेजा गया था। किसको? काउंटर डी लाली को भारत भेजा गया था। भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेश जो थे उनको भगाने के लिए, तो काउंटर डी लाली आता है भारत में, ये ब्रिटिश उपनिवेश को भगाने के लिए, ब्रिटिश उपनिवेश को भगाने के लिए भारत आता है। 1758 में ये आता है। कब? 1758 में ये भारत आता है, और मद्रास में अंग्रेजों के जो फोर्ट सेंट डेविड पर हमला करके कब्जा कर लेता है। अंग्रेजों के जो फोर्ट था, फोर्ट सेंट डेविड, 1758 में ये आता है, और अंग्रेजों के मद्रास में, ये मद्रास की बात हो रही है, मद्रास में फोर्ट सेंट डेविड पर ये हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है। तो कौन करता है? काउंटर डी लाली। लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में बंगाल के प्लासी के युद्ध में जीते हुए थे। ये जो फोर्ट सेंट डेविड है, इससे पहले अंग्रेज कहाँ पर जीते थे? 1757 में। ये बंगाल की लड़ाई में, बंगाल के युद्ध में, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उस युद्ध में इस फोर्ट सेंट डेविड को ये जीते हुए थे। कौन? अंग्रेज। और 1758 में काउंटर डी लाली क्या करता है? उस पर हमला करके उसको कब्जा कर लेता है। फिर काउंटर ने तंजौर पर हमला करता है। काउंटर कहाँ हमला करता है? तंजौर पर। तंजौर पर हमला करता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ पर हार जाता है। तंजौर पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर हार जाता है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था सर आयकर कुट, इसका नेतृत्व ये कर रहा था। तो ये बहुत ही मजबूत ऐसे गवर्नर था ये सर आयकर कुट। इसके बाद फिर से काउंटर ने मद्रास पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पर फिर से वो हार जाता है। तंजौर पर हमला किया तो हार गया, फिर से वो मद्रास पर हमला करता है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है? हार जाता है। यहाँ पर अब अंग्रेजों ने काउंटर के हमले से परेशान होकर पांडिचेरी के पास वांडीवास के मैदान में
अंग्रेज क्या हो गए थे, बहुत ही परेशान हो गए थे। और इस परेशान की वजह से वो अंग्रेज क्या करते हैं, पांडिचेरी के पास एक वांडीवास है, उस मैदान में 1760 में फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है, अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, जिसको वांडीवास का युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए 1763 में भारत में नहीं, ये सीधे पेरिस में इसका संधि किया जाता है। 1763 में ये पेरिस में इसकी संधि होती है, पेरिस में इसकी संधि होती है, जिसको पेरिस की संधि बोला जाता है। इस संधि के तहत फ्रांसीसी पर यह शर्त लगाया गया कि अब वो भारत में व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी सैनिक नहीं रख सकते हैं। तो मतलब जो फ्रांसीसी के पास सैनिक था, ये बहुत उड़ रहे थे, तो इसके उड़ने की जो पंख थी वो अंग्रेज क्या कर दिए थे, काट दिए। और वो क्या था, सैनिक जो था ये अब फ्रांसीसी रख नहीं सकते। ये इस संधि में, पेरिस की संधि में ये ऐसा बोला गया, शर्त रखा गया। इस प्रकार क्या होता है कि अंग्रेजों, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी की जो क्षेत्र होता है, माहे, कराईकल और जिंजी, इस क्षेत्र को होता है ना, वो छीन लेते हैं। इस क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, वो छीन लेते हैं। और ऐसे देखा जाए तो धीरे धीरे फ्रांसीसियों की क्या होती है, शक्तियाँ कम होती चली गई। तो फ्रांसीसी की शक्ति यहाँ से कम होती, ये यूँ बोले तो फ्रांसीसी की जो शक्ति होती, पावर जो होती है, उस पावर को पेरिस की संधि में छीन ली जाती है। तो फ्रांसीसियों की पावर कहाँ पर, पेरिस की संधि में 1763 में छीन ली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग देखेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध है, क्योंकि ये युद्ध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।